अस्सलाम क्लास। कैसे हैं आप सब? आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी, सबका आवाज़ क्लियर है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। ठीक है। फिजियोलॉजी चैप्टर नंबर 3 ब्लड। और उसका हमारा आज का टॉपिक है वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहा जाता है। वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स। ठीक है। देखते हैं, आपको पता है कि वाइट ब्लड सेल क्या होते हैं? मोबाइल यूनिट होते हैं बॉडी के। प्रोटेक्टिव सिस्टम होते हैं, मतलब डब्ल्यूबीसी इसका काम होता है कि बॉडी को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी में हो रहा है, होने वाला है, ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी जो ल्यूकोसाइट्स है, वाइट ब्लड सेल, वो डिफेंड करते हैं बॉडी को अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। क्लासिफिकेशन देखते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन क्या होती है। दे आर क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। ठीक है। एक होते हैं ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स और एक होते हैं ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स, जिन्हें ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट्स भी कहा जाता है। तो ये दोनों आप कह सकते हो कि ये दोनों ल्यूकोसाइट्स हैं, दोनों वाइट ब्लड सेल हैं। अब जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं। जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं, इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग होते हैं, और इसके साइटोप्लाज्म में सैक्स होते हैं। ठीक है, SACS, सैक्स। और ए ग्रेनुलोसाइट्स में कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ना ही कोई साइटोप्लाज्मिक सैक होता है। ठीक है, ये डिफरेंस है इन दोनों में। और ये नीचे लिखा भी हुआ है, ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट डेवलपिंग फ्रॉम रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो से डेवलप होते हैं। इसके अलावा कॉन्स्पिशियस ग्रेन्यूल इन द साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल होता है और लॉब शक्ल का न्यूक्लियस होता है, लॉब शक्ल का। ठीक है, लॉब शक्ल का, लॉब की। थ्री टाइप्स ऑफ ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट्स। आगे ग्रेन्युलर ल्यूकोसाइट जो है तीन तरह के होते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स। ठीक है। तीनों की जो है नॉर्मल वैल्यू लिखी हुई है परसेंटेज में। न्यूट्रोफिल 62.0%, इओसिनोफिल 2.3 और बेसोफिल 0.4%। ये नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है। अच्छा जी। अब आपको पता होना चाहिए कि न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बेसोफिल होते क्या हैं तीनों। तो ये जो न्यूट्रोफिल है बेसिकली, ये हमारी बॉडी में इन्नेट इम्यूनिटी के नाम से हेल्प करते हैं। बेटा, अपना वीडियो आपकी ऑन हुई है, आप क्लोज कर लें। मैं बता रहा हूँ पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं? न्यूट्रोफिल जो है वो बॉडी के अंदर इन्नेट इम्यूनिटी की में इन्फेक्शन से बचाते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी, दो इम्यूनिटी होती है इम्यून सिस्टम में, दो इम्यूनिटी होती है। एक होती है इन्नेट इम्यूनिटी और एक होती है अडेप्टिव इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब है जो बर्थ से प्रेजेंट होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, पैदाइश से कुदरती तौर पर नेचुरली प्रेजेंट होती है। अडेप्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है कि इंसान उसे खुद इख्तियार करता है, अडेप्ट करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम और लाइफ। ठीक है। तो न्यूट्रोफिल क्या करते हैं? ये इन्नेट इम्यूनिटी में होते हैं, ठीक है, मतलब बर्थ से होते हैं। इसके अलावा ये बॉडी में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करते हैं। यानी कि बॉडी में कोई भी इंफेक्शन आया, तो सबसे पहले जो चीज एक्टिव होती है WBCs में, वो होता है न्यूट्रोफिल, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। डिफेंस में पहले नंबर पे आते हैं, या पहले नंबर पे प्रोटेक्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बॉडी को। और इयोसिनोफिल्स क्या होते हैं? इयोसिनोफिल्स बेसिकली आप कह सकते हो कि किसी भी तरह का कीमो रिएक्शन, कीमो रिएक्शन कि केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रहा है, तो उसको सेंस करते हैं हमारे इयोसिनोफिल्स। ठीक है। और बेसोफिल्स, बेसोफिल्स बेसिकली क्या? बेसोफिल जो है वो आप कह सकते हो कि हिस्टामिन रिलीज होते हैं, हिस्टामिन रिलीज करते हैं बॉडी के अंदर, हिस्टामिन प्रोटीन, और बॉडी को एलर्जिक रिएक्शन से बचाते हैं। मतलब ओवरऑल WBC का काम तो हो गया प्रोटेक्ट बॉडी अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन। अब हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी कि तीनों टाइप के WBC किस किस तरह काम करते हैं। तो बेसोफिल्स जो है एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है बॉडी को। क्लियर है? अच्छा, आगे है ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स। ये क्या होते हैं? सेकंड प्रिंसिपल ग्रुप होते हैं ल्यूकोसाइट्स के। ये डेवलप होते हैं लिम्फोइड टिश्यू साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल से। ठीक है, आर नॉट सीन। एक होते हैं लिम्फोसाइट्स, एक होते हैं मोनोसाइट्स। दोनों के परसेंटेज वैल्यू मेंशन है। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होता क्या है?
लिम्फोसाइट जो है ये अडेप्टिव इम्यूनिटी में पाया जाता है, अडेप्टिव इम्यूनिटी में लिम्फोसाइट्स। और मोनोसाइट जो है इनेट इम्यूनिटी में पाया जाता है। मतलब जो लिम्फोसाइट्स है वो अडेप्टिव है, मतलब जब कोई भी बॉडी आहिस्ता आहिस्ता इम्यूनिटी इख्तियार करती है तो वहां पे लिम्फोसाइट्स होते हैं। मोनोसाइट जो है वो इनेट इम्यूनिटी में अटैच होते हैं, मतलब बर्थ से जो इम्यूनिटी बॉडी को मिलती है वो वहां से प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोनों का कंबाइंड फंक्शन क्या है? इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना जब कोई भी किसी किस्म का पैथोजन बैक्टीरिया बॉडी में आए, कोई इन्फेक्शन आए, तो दोनों का कलेक्टिवली काम होता है इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना। क्लियर आउट? अच्छा जी। तो आगे लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ आपकी WBCs, एवरेज कितनी होनी चाहिए और रेंज कितनी होती है, ठीक है। एवरेज 7000 मिलीमीटर पर क्यूब जो है वो कंसिडर होती है। रेंज इसकी कहाँ से कहाँ तक? अगर 4000 से 11000 के दरमियान में कोई भी आई है वैल्यू तो वो नॉर्मल ही कंसिडर होगी। लेकिन उसमें भी 7000 एवरेज होती है, मतलब इतनी तो होनी चाहिए WBCs की क्वांटिटी बॉडी के अंदर। अगर 4000 से कम है तो WBCs बहुत कम है, मीन्स इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, वो जल्दी से किसी भी बैक्टीरिया से हार्मफुल हो सकता है। और अगर 11000 से ज्यादा है तो WBC उसमें काफी रिच है, बहुत ज्यादा है, वो अच्छे ही होते हैं वैसे बॉडी के लिए, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ WBCs, यानी कि तीनों तरह के WBC जो न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल है, उन तीनों की वैल्यूज वो यहाँ पे मेंशन है कि न्यूट्रोफिल जो है 5400 पर मिलीमीटर क्यूब होने चाहिए, ठीक है। इयोसिनोफिल 275 पर मिलीमीटर क्यूब और बेसोफिल जो है 25 मिलीमीटर क्यूब। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स का भी लिखा हुआ है कि उनकी एवरेज वैल्यू क्या है। ये सब MCQs के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत अच्छे से करना है। ऑल द लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है WBCs का, लेकिन MCQs पोर्शन भी काफी इसमें आता है, ठीक है। इसमें MCQs काफी कवर हो रहे होते हैं। केमिकल नेचर देखें, सारे WBC जितने भी होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन होते हैं, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। उसमें ग्लाइकोजन भी इन्वॉल्व होता है, कोलेस्ट्रॉल भी होता है और लिपिड भी होता है। ये कॉम्पोजिशन है, ये केमिकल नेचर है, ठीक है। लाइफ स्पैन की बात करें कि जिंदगी का दौरानिया जो है एक WBC का कितना होता है, तो ग्रेन्युलोसाइट का 4 से 8 घंटे का होता है इन सर्कुलेटिंग ब्लड। और टिश्यू में 4 से 5 दिन तक एक WBC हेल्पफुल रहता है। वो जैसे जैसे हमने फूड इंटेक किया, न्यू न्यू RBC WBC बॉडी के अंदर जनरेट होते रहते हैं, ठीक है। मोनोसाइट्स क्या है? 10 से 12 घंटे ब्लड के अंदर, मंथ्स और इवन ईयर्स इन टिश्यू, जो टिश्यू के अंदर महीनों तक भी रह सकते हैं और साल तक भी रह सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एज टिश्यू मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस का मतलब क्या होता है? मैक्रोफेजेस इनेट इम्यून सिस्टम के सेल को कहा जाता है, इनेट इम्यून सिस्टम के, ठीक है। इनेट मतलब नेचुरल इम्यूनिटी के जो सेल होते हैं उन्हें मैक्रोफेजेस कहा जाता है। और लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? महीने और साल तक रह सकते हैं, डिपेंड करता है बॉडी को कितने सेल चाहिए उस चीज पर, ठीक है। अच्छा जी, साइट ऑफ WBCs प्रोडक्शन, WBCs प्रोडक्शन बॉडी में कहाँ होती है, कौन सा साइट है, कौन सा पॉइंट है बॉडी के अंदर? जस्ट लाइक उसी तरह जिस तरह हमने RBCs में उसकी प्रोडक्शन पढ़ी थी, ट्राइमेस्टर में और बाउंस में कब कब होती है, इसी तरह यहाँ पे भी है कि WBC की प्रोडक्शन जो है वो उसका साइट कहाँ है, मतलब उसका कौन सा पॉइंट है जहाँ पे वो बनते हैं। तो मीजोडर्म में बनते हैं ये यॉर्क सैक में, ठीक है। मीजोडर्म मतलब मिडल ऑफ द 3 एम्ब्रियोनिक लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर की दरमियान की तीसरी लेयर में ये बनते हैं, ठीक है, WBCs। और आफ्टर बर्थ बोन मैरो में बनते हैं, ठीक है। बर्थ के आफ्टर जो बच्चा है उसके बोन मैरो में स्टार्ट होते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स एंड फ्यू लिम्फोसाइट्स वो बोन मैरो से बनना स्टार्ट होते हैं। लिम्फ टिश्यू क्या होता है? लिम्फेटिक लिम्फोसाइट्स एंड प्लाज्मा सेल जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो लिम्फोजीनस ऑर्गन में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा थाइमस में, स्प्लीन में। ये लिम्फोजीनस ऑर्गन क्या होता है? कोई भी ऐसा ऑर्गन, ठीक है, जिसमें बोन मैरो और थाइमस इंक्लूड हो उसे कहते हैं लिम्फोजीनस ऑर्गन। और थाइमस ग्लैंड का नाम है, स्प्लीन आपको पता है क्या होता है, तीली को कहते हैं, ठीक है। और आपका टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स में जो है लिम्फ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब क्लियर है आवाज मेरी? सबको आ रही है आवाज? जी स्टूडेंट्स, रिस्पॉन्स करें बेटा, आवाज आ रही है सबको? अच्छा जी। आगे हमने पढ़ना है फंक्शन ऑफ WBC, यानी कि वाइट ब्लड सेल जो ल्यूकोसाइट्स है उनका काम क्या होता है। तो वो तो ठीक है,
साइट में बताया था कि वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। साइट का मतलब होता है जहाँ वो प्रेजेंट होते हैं। तो बच्चे में जब पैदाइश हो रही होती है, माँ के पेट में जब बच्चा होता है, तो वहां उसकी जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, तीसरी लेयर में वो बनते हैं, ठीक है, WBC उसके। लेकिन जब बर्थ हो जाती है, आफ्टर बर्थ जो है उसके बोन मैरो में बनते हैं, बोन मैरो में, ठीक है। ग्रेनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट, ये सब कुछ भी बोन मैरो से बनना स्टार्ट होता है। आगे है फंक्शन। फंक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट है फेगोसाइटोसिस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया एंगल्स पर ले जाता है, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल होते हैं वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फॉरेन पार्टिकल को, जो वायरस होता है, हार्मफुल पैथोजन होता है, उसको खा जाते हैं ताकि बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। तो ये होता है फेगोसाइटोसिस। आगे दूसरा फंक्शन बात करें, एंटीबॉडी फॉर्मेशन। तो क्या होता है, WBC जो है एंटीबॉडी की फॉर्मेशन भी करते हैं, क्योंकि एक रूल होता है कि जब भी कोई वायरस या कोई बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आता है, जब भी कोई वायरस या बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ रहा है, तो जो एंटीजेंस होते हैं वो उस बैक्टीरिया की सरफेस पे अटैच होकर बॉडी के अंदर इन्वेड हो जाते हैं। क्यों? एक हेल्प की नीयत से, मदद करने की नीयत से। जब वो बॉडी के अंदर बैक्टीरिया की मदद से आते हैं, तो क्या होता है, आते ही इम्यून सिस्टम जनरेट करते हैं ताकि एंटीबॉडीज बन जाए। एंटीबॉडीज बनेगी तो वो जो बैक्टीरिया और वायरस बॉडी के अंदर आया था वो खत्म हो जाएगा, उनको खत्म एंटीबॉडीज ने करना होता है। क्लियर? तो लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। बॉडी को डिफेंड, प्रोवाइड करना, बचाना। फिब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन। फिब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन का मतलब होता है, आप कह लें कि जैसा कि लिम्फोसाइट जो है कन्वर्ट होता है फिब्रोब्लास्ट में, इन्फ्लेमेशन के साइड पे, तो हेल्पिंग करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिपेयर। कुछ भी अगर बॉडी में कुछ इन्फ्लेमेशन हुई है तो रिपेयरिंग में जो है फिब्रोब्लास्ट फॉर्मेशन के तौर पर काम करते हैं WBC, ठीक है। इसके बाद सिक्रीशन ऑफ हैपरिन। हैपरिन क्या होता है? हैपरिन एक, आप कह सकते हो कि एक मेडिकेशन का नाम होता है, मेडिसिन का नाम होता है, ठीक है। ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेन एक मेडिसिन होती है, उसका नाम होता है हैपरिन। तो सिक्रीशन ऑफ हैपरिन, बेसोफिल सिक्रीट करते हैं हैपरिन को, जो प्रिवेंट करती है, जो बचाता है इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड का जमने से वो बचाता है, ठीक है। WBC की वजह से ही हो पाता है। सेलुलर डिफेंस, सेल को भी डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। बॉडी के साथ साथ जो बॉडी के अंदर सेल्स काम कर रहे हैं उनको भी पैथोजन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, प्रोटोजोआ से, वर्म से, हर तरह के इन्फ्लेमेशन से, एलर्जिक रिएक्शन से। बेटा अब आवाज आ रही है? आवाज ले रहे हैं सबको? अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि सेल को भी डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, किसी भी प्रोटोजोआ से, पैरासिटिक वर्म से, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, कुछ भी है पैथोजन, तो उससे जो है सेल को भी बचाते हैं। बॉडी के साथ साथ बॉडी के इंटरनल सेल्स को भी बचा रहे होते हैं एलर्जिक रिएक्शन से, एंटी इंफ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो है, ठीक है। तो ये आपका कवर हो गया WBC यानी कि ल्यूकोसाइट्स का टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पॉइंट ना समझ आया, कोई बात नहीं समझ आई तो पूछें जी। आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। अभी WBC में किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं जी। कोई भी ऐसी बात, कोई पॉइंट जो ना समझ आया हो। सेलुलर डिफेंस का पॉइंट आप कह रहे हैं? सेलुलर डिफेंस का पॉइंट है सेल डिफेंड करना। जो WBC होते हैं वो इस सेल, एक सेल है, लेकिन इसके साथ साथ क्या करते हैं वो, बॉडी को बचाने के साथ साथ अपने खुद के सेल्स को भी बचा रहे होते हैं किसी भी बैक्टीरिया से, वायरस से, फंजाई से, ठीक है। क्योंकि आप देखो कि जो भी है, जो भी फॉरेन पार्टिकल, हार्मफुल पार्टिकल बॉडी के अंदर इन्वेड होना है, तो वो सबको बचा रहे होते हैं, बॉडी के साथ साथ बॉडी के इंटरनल सेल्स को भी। क्लियर? एंगल्फ का मतलब होता है खाना, ईट करना, ईटर। बैक्टीरिया एंगल्फिंग मतलब बैक्टीरिया ईटर, बैक्टीरिया को खा जाते हैं। जो भी बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आता है WBC उसको किल करते हैं, वेस्ट करते हैं और खा जाते हैं, ईट कर जाते हैं, ठीक है। एंगल्फ मीन्स एब्जॉर्ब, ईट करना। क्लियर है WBC का टॉपिक सबका, व्हाइट ब्लड सेल्स का, ल्यूकोसाइट्स का जी। आगे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्लेटलेट्स जिनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। तो आप सबको पता है कि प्लेटलेट्स जो है स्मॉल होते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं जो ब्लड में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है इनमें, ठीक है। और इनका शेप क्या होते हैं, इनकी जो शेप है वो आप कह रहे हैं कि
इरेगुलर होती है, राउंड होती है, ओवल डिस्क लाइक सेल, ठीक है, कुछ भी हो सकती है, इरेगुलर भी हो सकती है, राउंडेड भी हो सकती है, ओवल शेप की भी हो सकती है, और डिस्क की तरह की भी होते हैं सेल ये। साइज की बात करें तो साइज कितना होता है, 2 से 4 माइक्रोन इन डायमीटर, यानी कि बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं। काउंट्स की बात करते हैं कि प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स का जो काउंट है वो कितना होना चाहिए, नॉर्मल काउंट जो है ब्लड के अंदर वो 1,50,000 से तकरीबन 3 लाख जो है पर किलोमीटर तक होना चाहिए, ठीक है, क्यूबिक मिलीमीटर, तो इतना होना चाहिए। लाइफ स्पेन इसका 4 से 9 दिन का होता है। इतने दिन के बाद जो है एक थ्रोम्बोसाइट जो है एक्सपायर होता है, लेकिन उतने दिन में और बहुत सारे बन चुके होते हैं क्योंकि हमने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो इनटेक किया होता है। टाइप्स की बात करें तो स्मॉल भी होते हैं, लार्ज भी होते हैं। स्मॉल जो है यंग प्लेटलेट्स, इन्हें एक्टिव प्लेटलेट्स भी कहते हैं, और लार्ज जिन्हें और प्लेटलेट्स कहते हैं, जो पुराने होते हैं, जिनको काफी बनावा दिन हो चुके होते हैं, ठीक है, क्लियर है बात। आगे केमिस्ट्री की बात करें तो प्लेटलेट पोजेस करते हैं प्रोटीन, लिपिड यानी कि फॉस्फोलिपिड और आर्किडोनिक एसिड। ये आर्किडोनिक एसिड क्या होता है, आर्किडोनिक एसिड जो है एक पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अभी हम बायोकेम का चैप्टर पढ़कर आए हैं, ठीक है। ये ओमेगा वगैरह जो कैप्सूल होते हैं, फिश लिवर कैप्सूल्स वगैरह, उनमें ये एसिड यूज किया जाता है, ठीक है, समझ आ गई बात की। अच्छा, इसके बाद देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है, अगर बुक से हटकर बाकी तो आप सबको पता है कि थ्रोम्बोसाइट्स का जो मेन टारगेट होता है, मेन फंक्शन होता है, वो यही होता है कि उन्होंने बॉडी में जब भी इंसान को कोई चोट लगी है, उसके ब्लीडिंग हो रही है, तो इंसान क्या करता है, इंसान बजाते इंसान वो यही करेगा कि अपने बैंडेज लगा लेगा, ठीक है, या पानी से रिंस आउट कर लेगा, धो लेगा अपनी जख्म वाली जगह ताकि ब्लीडिंग होना बंद हो। लेकिन ऐसा हमने किया, लेकिन इंटरनली क्या हुआ है, इंटरनली मसल एक्टिव होते हैं, सेल एक्टिव होते हैं, प्लेटलेट्स एक्टिव होते हैं, और वो क्या करते हैं, जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही होती है वहां एक माइनर सा क्लॉट बनाते हैं, हल्का सा, ताकि खून बाहर की तरफ बहना बंद हो और अंदर की तरफ रेगुलेट होना स्टार्ट हो जाए। वैसे तो अगर बात करें, ब्लड क्लॉटिंग जो है एक बीमारी होती है, जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर भी करेंगे, टॉपिक है हमारा ब्लड क्लॉटिंग का, कोएगुलेशन का। ब्लड क्लॉटिंग एक बाकायदा बीमारी है, लेकिन जो प्लेटलेट्स कर रहे हैं वो एक अच्छे वे में कर रहे हैं, वो एक माइनर सा क्लॉट बनाते हैं ताकि ब्लीडिंग रुके और अंदर की तरफ खून बहना जो है, अंदर की तरफ खून का रफ्तार जो है वो सही हो सके। तो दे मेक ब्लड क्लॉट एंड हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग, ये इसका फंक्शन होता है। अब बुक की बात करता है कि हीमोस्टेसिस प्रोवाइड करते हैं। हीमोस्टेसिस का मतलब एक प्रिंसिपल फंक्शन है इसका, इसका मतलब होता है प्लेटलेट एडहेजन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ये प्लेटलेट एडहेजन, हीमोस्टेसिस क्या होता है, हीमोस्टेसिस आप कह सकते हो कि एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि लीड करता है ब्लड वेसल की ब्लीडिंग को, ठीक है, ब्लड वेसल की ब्लीडिंग को उसको आप कह लो कि नॉर्मलाइज करना ताकि ज्यादा वो बाहर की तरफ ना हो। प्लेटलेट एडहेजन का क्या मतलब होता है, प्लेटलेट एडहेजन, ये जो एडहेजन का वर्ड लिखा हुआ है, आप कह लें कि ये एक फॉर्मेशन है थ्रोम्बस की, फॉर्मेशन ऑफ होम्योस्टेटिक थ्रोम्बस। ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लयन होने से, टूटने से बचाता है, ठीक है, प्लेटलेट एडहेजन टूटने से बचाता है प्लेटलेट्स को। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मतलब ब्लड क्लॉट बनाता है, किस लिए, ताकि जो खून बाहर बह रहा है वो बंद हो और अंदर की तरफ आना शुरू हो जाए। प्लेटलेट एग्रीगेशन का मतलब होता है कि प्लेटलेट जो है एक दूसरे के साथ एडहेयर कर रहे हैं, टकरा रहे हैं, ठीक है, इन अ साइट ऑफ वेस्कुलर इंजरी, जिस साइड पे जिस जगह पे इंजरी हुई है वहां प्लेटलेट जो है एक दूसरे के काम कर रहे हैं ताकि ब्लड क्लॉट बने और एग्रीगेट हो सके, मतलब वो जगह बंद हो सके और बाहर खून जाना रुक जाए। प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, ठीक है। प्लेटलेट रिलीज रिएक्शन का मतलब होता है, यानी कि आप कह सकते हो कि रिएक्टिव टू स्टिमुलाई, स्टिमुलस रिएक्ट करना, यानी कि कभी भी कोई चोट लगी तो स्टिमुलस मिला है ब्रेन को, स्टिमुलस मिला है ब्रेन को, मैसेज पहुंचे कि कोई नागवार चीज गुजरी है बॉडी पे, स्किन पे कोई चीज लगी है, ठीक है, जो कि सही नहीं है। ये होता है रिलीज रिएक्शन, यानी कि प्लेटलेट ने वो रिएक्शन दिया होता है एक किस्म का कि अब जो है ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। समझ आ गई बात की। ले रहे हैं यहाँ तक सबको। अगली बात करते हैं अदर फंक्शंस ऑफ प्लेटलेट्स। अदर फंक्शन का क्या मतलब है, प्लेटलेट जो है नेसेसरी होते हैं, जरूरी होते हैं। प्लेटलेट एडहेजन का मतलब होता है बेटा, प्लेटलेट एडहेजन मैंने बताया कि ये फॉर्मेशन करते हैं होम्योस्टेटिक
थ्रोम्बस की। होम्योस्टेटिक थ्रोम्बस मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें जो हीट अप मिलती है, हीट मिलती है बॉडी को, सेल्स को हीट प्रोवाइड होती है, ठीक है। प्लेटलेट एडहेजन, लेयन से बचाते हैं। लेयन मतलब टूटना, कि वो बहते बहते इतने अकड़ नहीं गए, ठंडे नहीं हुए कि बाहर जो है वो लयन हो जाए, मतलब टूट जाए। लयन से बचाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं बता रहा था कि आपको अदर फंक्शन क्या होते हैं। मेंटेनेंस ऑफ वेस्कुलर इंटेग्रिटी। प्लेटलेट जो है वो वेस्कुलर इंटेग्रिटी को मेंटेन रखते हैं। वेस्कुलर इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है। वेस्कुलर इंटेग्रिटी एक टाइट होता है, रेगुलेटेड, टाइटली रेगुलेटेड होती है बाय द नंबर ऑफ फैक्टर। यानी कि ब्लड वेसल की जो वॉल होती है उसकी अगर टाइटनेस हो जाए, रेगुलेशन होते होते अगर वो टाइट हो गई है, तो उसकी टाइटनेस को मेंटेन रखता है प्लेटलेट के। वो कहीं वो बहुत ज्यादा टाइट ना हो जाए कि रेगुलरिटी ही ना हो, उसकी रेगुलेशन ही ना हो वेस्कुलर वेसल्स वगैरह की, ठीक है। आगे लिखा है प्लेटलेट्स रिपेयर स्मॉल वेस्कुलर इंजरीज बाय एडहरिंग टू बेसमेंट मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन्स तक जाकर ये जो इंजरी हो रही होती है उसको रोक देती है क्लॉट बनाकर। प्लेटलेट प्रोवाइड ग्लाइकोप्रोटीन देयर एडहेजन टू कोलेजन। क्या मतलब, ग्लाइकोप्रोटीन के साथ मिलती हैं, उसको प्रोवाइड करती हैं बॉडी को, और फिर कोलेजन बनाती हैं। कोलेजन मतलब एक प्रोटीन होती है स्पेशल किस्म की जो हमारी बोन्स में होती है, ठीक है, जॉइंट्स वगैरह में पाई जाती है। प्लेटलेट शो स्लाइट फेगोसाइटिक एक्टिविटी। मतलब देखो, प्लेटलेट्स हल्की सी एक्टिविटी परफॉर्म करती है फेगोसाइटिक की। क्या मतलब, अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया जो कि इंजरी की वजह से अंदर आ गया, किसी जगह पे स्किन पॉइंट पे हमें चोट लगी, कील लग गया, ठीक है, और वहां से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग होते होते जो है एयर पोल्यूशन की वजह से कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह इंसर्ट हो गया है, तो प्लेटलेट्स एक्टिव हुए हुए थे क्योंकि प्लेटलेट्स ने वहां क्लॉट बनाया था ताकि ब्लीडिंग होना बंद हो जाए। जब प्लेटलेट्स एक्टिव होते हैं तो वो ये नोटिस करते हैं कि ये क्या ब्लीडिंग के साथ जो है बैक्टीरिया भी आ रहा है, तो वो वहां पे स्लाइट फेगोसाइटिक एक्टिविटी शो करते हैं, और जो बैक्टीरिया आया होता है उसे ईट कर जाते हैं। फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं वो, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो स्लाइट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं एज अ फेगोसाइटिक एक्टिविटी। क्लियर, ये बात क्लियर है सबको। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन। जी बेटा, आगे है इंडिकेशंस फॉर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। अगर किसी को प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करवाने हैं, लाइक ब्लड ट्रांसफ्यूज हो रहा है, अगर किसी ने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करवाना है तो उसके लिए क्या इंडिकेशंस होनी चाहिए, उसके लिए क्या जरूरी है। ब्लीडिंग एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। वो सिर्फ उसी को करेंगे जिसको ब्लीडिंग हो रही है, होते होते ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो गई है, क्या प्लेटलेट्स कम हो गए हैं उसके अंदर, तो ही उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की जरूरत है, उससे पहले नहीं। इसके अलावा अगर उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया तब भी उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, मैंने चैप्टर के स्टार्ट में जब ये वर्ड आया था तो मैंने बताया था कि क्या होता है। जी कौन बताएगा मुझे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में। बताया मुझे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है। जी, कंट्रीब्यूशन चाहिए मुझे क्लास आपकी, मुझे मैक्सिमम आंसर्स चाहिए, बताया मुझे जी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है। एनीवन। जी क्लास, व्हाट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, डिफाइन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जी, तो बेटा इतना सोचने की क्या जरूरत है सबको, क्यों नहीं बोल रहे आप लोग। हम्म, बेटा जब बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स काउंट्स एक्सट्रीम लेवल के लो हो जाएं तो उस कंडीशन को कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इज अ कंडीशन इन विच प्लेटलेट्स काउंट इज एक्सट्रीमली लो इन आवर बॉडी। बॉडी के अंदर अगर बहुत ही ज्यादा, हद से ज्यादा कम हो जाते हैं प्लेटलेट्स, तब होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्योंकि थ्रोम्बोसाइटोसिस जो है प्लेटलेट्स का वर्ड है, इसलिए थ्रोम्बो जो है प्लेटलेट्स ही कहलाता है, ठीक है। अच्छा, तब ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई सर्जिकल प्रोसीजर है, अगर उसका कोई सर्जरी हो रही है, कोई भी किसी भी से रिलेटेड सर्जरी हो रही है, सर्जरी होते होते ब्लीडिंग हो गई है बहुत ही ज्यादा, आप फिर भी उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर सकते हो। प्लेटलेट काउंट कब करोगे, जब उसके प्लेटलेट काउंट बिलो हो गया 40,000 से। सर्जिकल प्रोसीजर करते करते जब उसके प्लेटलेट काउंट 40,000 से गिर गए, नीचे हो गए, तब उसको हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कब करेंगे, जब प्लेटलेट डिसफंक्शन हो जाए, यानी कि प्लेटलेट काम करना बंद कर दे। डिसफंक्शन मतलब लॉस टू फंक्शन,
फंक्शन डिसफंक्शन का मतलब होता है काम करने की ना अहली, मतलब अब वो काम नहीं कर सकता, लॉस हो गया उसका फंक्शनिंग प्रोग्राम, ठीक है, फंक्शनिंग अमल जो उसका लॉस हो चुका है। एक्यूट डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, जब ये हो जाए बीमारी तब भी कर सकते हैं। ये एक्यूट डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन क्या होता है? ये एक ऐसी कोएगुलेशन की डिजीज है, रेयर है लेकिन सीरियस है। रेयर का मतलब है आमतौर पर नहीं होती, कभी कभार केस नजर आते हैं इसके, लेकिन जब हो जाए जिसको तो बहुत सीरियस कंडीशन है। इसमें ये होता है कि ब्लड क्लॉटिंग एबनॉर्मल होती है। एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग, चाहे कोई कट लगा है बॉडी पे कि नहीं लगा, एबनॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग जो है वो हो रही होती है। लाइक डिफरेंट पॉर्स है बॉडी के अंदर, वहां से हो गई है। अब अगर कोई कट लग गया है तो वहां से जितनी होनी चाहिए उससे 10 गुना ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, ठीक है, इरेगुलर शेप में, वाइड स्प्रेड स्प्रेडिंग में हो रही है बहुत ही ज्यादा, तो वो होता है एक्यूट डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशंस। बेसिकली वो वेजल्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं, वेजल की जो है वो ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है। क्लियर है बात यहाँ तक? इसके बाद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आफ्टर कार्डिक पास, जब उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हुआ हो कार्डिक पास सर्जरी करवाने के बाद, एक उसने बाईपास करवाया कार्डिक का, वो करवाने के बाद उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया, मतलब प्लेटलेट जो है उसके बहुत ज्यादा लो हो गए, 40,000 से कम हो गए, तब हम उसको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज ए प्लास्टिक एनीमिया। और ए प्लास्टिक एनीमिया हमने पढ़ा हुआ है, ए प्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? ए प्लास्टिक एनीमिया आप कह सकते हो जब आरबीसी जो बन ही नहीं पा रहे बोन मैरो की वजह से। जब बोन मैरो नहीं बनाएगा आरबीसी, तो आरबीसी ही नहीं बन रहे तो फिर ऑब्वियसली जो है प्लेटलेट्स की तादाद अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ऐसा होगा जब ए प्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा तब भी उसको प्लेटलेट्स ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। इंडिकेशंस का मतलब होता है कि हम किन किन कंडीशन में उसको ये प्रोसीजर ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इंडिकेशंस का मतलब होता है, ठीक है। और एक वर्ड और होता है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि किस कंडीशन में हम नहीं कर सकते। यहाँ पे इंडिकेशन है तो अभी मैं आपको इंडिकेशन पे ही जो है ज्यादा जोर दूंगा। इंडिकेशन का मतलब होता है कि हम इन सारी कंडीशंस में जो है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं पेशेंट के अंदर। तो ये हमारा प्लेटलेट्स का टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। हमने दो कवर किए हैं, एक तो ल्यूकोसाइट्स और एक थ्रोम्बोसाइट्स, यानी कि डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। थ्रू आउट आज के कलेक्टिवली लेक्चर में किसी को भी कोई क्वेश्चन है, दोनों टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो पूछें जी। अच्छा जी, मैं लिख देता हूँ। आप तब तक आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछें मुझसे। ये मैंने आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की डेफिनेशन लिख दी है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है कि एक ऐसी कंडीशन है इन विच प्लेटलेट्स इज एक्सट्रीमली लो इन ह्यूमन बॉडी। हद से ज्यादा अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो वो होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। टेबल कौन सा बेटा? टेबल नहीं करना आपने बेटा। ये जो टेबल लिखा हुआ है टेबल नहीं करना आपने, बस ये जहाँ पे आपका प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइटोसिस का, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का जो ये आपका है थ्रोम्बोसाइट्स का टॉपिक, बस वहीं तक करना है, यानी कि इंडिकेशंस तक। आज के दोनों टॉपिक्स में, आज के लेक्चर में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट है तो पूछें जो नहीं समझ आया अब तक जी। जी बेटा, एनी क्वेश्चन, एनीवन, किसी को किसी भी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? ओके जी, आगे बढ़े। हाँ जी, बेसब्री सबसे कम अमाउंट में है, क्योंकि देखो हम जब भी बात करते हैं हम WBCs की बात करते हैं कि हमारे वाइट ब्लड सेल्स कम हो गए हैं, हमारे रेड ब्लड सेल्स कम हो गए हैं, ठीक है, नहीं पढ़ते आगे, इनफ है, दोनों टॉपिक को अच्छे से याद करना है, ठीक है, नहीं पढ़ते। अब बात सुन लो गौर से। WBC जो है वाइट ब्लड सेल, हम हमेशा यही बात करेंगे जब भी कुछ रिपोर्ट करवाएंगे CBC की, तो हमारी प्लस डॉक्टर की वर्डिंग यही होगी कि आप में RBCs कम है, आप में WBCs कम है, आप में प्लेटलेट्स कम है।
अब हमने चूंकि पढ़ना है, हम स्टडी करना है, मेडिकल की स्टडी, हमने टॉपिक को डिस्कस करना है, तो हमने उसके डीप जाना है कि उसकी क्लासिफिकेशन क्या क्या है, एक आरबीसी के अंदर क्या क्या है, एक डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या क्या है। तो डब्ल्यूबीसी के अंदर 3 तरह के अलग सेल होते हैं। वैसे तो कलेक्टिवली काम है डब्ल्यूबीसी का बॉडी को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन, ठीक है। लेकिन जब हम डीप गए, 3 तरह के सेल तक पहुंचे, हमने देखा तीनों सेल ने आपस में एक एक काम बांटा हुआ है और उनकी वैल्यूज भी डिफरेंट है। तो ये बात है, ठीक है। तो जितनी वैल्यू है, जो जो उनके काम मैंने बताए हैं वो आपने एज इट इज याद करने हैं। डब्ल्यूबीसी जो है एक कंपैरेटिवली लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और प्लेटलेट्स में से आपका जो है वो जो है एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है, ठीक है। डिजीजेस के नाम आपको आने चाहिए। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया क्या होता है, एक्यूट डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशंस क्या होता है, ये अलग से जो है ना डेफिनेशन जो है शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आ जाती होती हैं, एक के साथ दूसरी कोई मिलकर, ठीक है। ये प्लास्टिक एनीमिया क्या है, एंड सो ऑन। हाँ जी बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। बस फॉर्मेशन करते हैं। मेडिकेशन का नाम बताया ना मैंने आपको, हेपरिन। बेटा ईच एंड एवरीथिंग याद करना है। मैंने जब से चैप्टर स्टार्ट हुआ है, मैंने साथ साथ बताया कि मैं इतनी डिटेल लेकर इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर अब इतनी अहमियत रखता है, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ ना। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का एक एक पॉइंट कवर करना है, ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ना। हाँ जी। और आज ट्यूजडे है, परसों थर्सडे को आपका टेस्ट जो है मैं अभी बता देता हूँ। लास्ट टाइम आपका इस चैप्टर का टेस्ट कहाँ तक हुआ था? आई थिंक हेमोलिटिक एनीमिया तक, या फिर उससे पहले तक? जी, इस चैप्टर का टेस्ट पहले कहाँ तक हुआ है? जी क्लास बताएं, जो प्रीवियस टेस्ट हुआ था इस चैप्टर का वो किस टॉपिक तक हुआ था? हीमोलिटिक एनीमिया तक, ठीक है। तो अब हीमोलिटिक एनीमिया से ऑनवर्ड जितना भी है वो आपका थर्सडे को, जो अपकमिंग थर्सडे परसों आपका टेस्ट है, मतलब हेरिडिटरी सफिरोसाइट से स्टार्ट होगा। हेरिडिटरी सफिरोसाइट से लेकर कल हम पढ़ेंगे ब्लड कोएगुलेशन, वहां तक जो परसों पढ़ेंगे वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। परसों मैं पहले आपका लेक्चर लूंगा, पहले आपको पढ़ाऊंगा, फिर आपको टेस्ट सेंड करूंगा थर्सडे को। लेकिन जो थर्सडे को पढ़ेंगे वो टेस्ट में इंक्लूड नहीं होगा, जो कल तक पढ़ेंगे वो वहां तक होगा, ठीक है। यानी कि कल हमने पढ़ना है ब्लड कोएगुलेशन, तो आपका थर्सडे को टेस्ट है हेरिडिटरी सफिरोसाइट से लेकर ब्लड कोएगुलेशन तक, चैप्टर नंबर 3 ब्लड, ठीक है। क्लियर हो गई सबको बात? बेटा किसी का भी कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग टॉपिक टुडे लेक्चर? ओके जी ठीक, अच्छे से पढ़िएगा, फिर तैयार कीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।